नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटोस पर। और आज हम एक बहुत ही सीरियस इशू के ऊपर बात करेंगे, डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट और लैंड डिग्रेडेशन। जी हाँ दोस्तों, इस इशू को लेकर हम बहुत सारे सोचते हैं कि शायद ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि विजिबली अगर हम बात करें तो ये हमें उतना नहीं दिखता है। लेकिन पिछले कई सालों के अंदर इसका इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर ही नहीं बल्कि ग्लोबली बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसका क्या इम्पैक्ट है, अभी ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज़ के अंदर है, और ये आने वाले टाइम के लिए इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और ये किस वजह से हो रहा है, ये सारी बातें हम आज के सेशन में करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। हम इसको अभी प्रेजेंट टाइम अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर हमारी लाइफ को बहुत आसान कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अभी इसके ऊपर फोकस नहीं किया तो आने वाले टाइम के अंदर लाइफ काफी अनप्रेडिक्टेबल होने वाली है, रिजल्ट भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होने वाले हैं। क्या होंगे वो भी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां प्रेजेंट टाइम में एक मीटिंग चल रही है, और मीटिंग किसकी है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, आप लोग जानते हैं। इसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज जो है मेंबर हैं, और इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये मीटिंग है किसकी? यूएनसीसीडी। यूएनसीसीडी क्या है? यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका मेजर फोकस करती है कि डेजर्टिफिकेशन को कैसे रिड्यूस किया जाए। तो उनकी इस मीटिंग के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम ये मीटिंग आपकी 13 दिसंबर तक चलने वाली है, यानी कि कल तक चलने वाली है। उसमें एक इंस्टीट्यूट है, पोस्टडम इंस्टीट्यूट फॉर द क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च। इस इंस्टीट्यूट की रिसर्च ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि इन्होंने बताया कि अभी प्रेजेंट टाइम में ग्लोबल चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा है, और वो क्या है? आपका लैंड डिग्रेडेशन। कि हम लोग जो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और अर्बनाइजेशन जो हम लोग कर रहे हैं, इन तीन एक्टिविटी की वजह से ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। और उसमें सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है कि लैंड आपका डिग्रेड होता जा रहा है, और उसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन की हम लोग मूव ऑन करते चले जा रहे हैं। डेजर्टिफिकेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक ह्यूमन या कोई भी आपकी बायोलॉजिकल लाइफ वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसी जगह को हम लोग बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने पिछले कई सालों के अंदर हमारी जो 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज क्रिएट की गई थी 2009 के अंदर, जॉन रॉकस्ट्रॉम ने एक 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज दी थी, और इन 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज में से हम लोग 6 बाउंड्रीज को ब्रीच कर चुके हैं, इनको तोड़ चुके हैं। ये क्या है आगे हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर आपका इंपैक्ट क्या है। तो जो लैंड आपका डिग्रेड हो रहा है उसका लगभग ये कहा जा रहा है कि आपका 1.5 बिलियन हेक्टेयर एरिया लैंड डिग्रेड हो चुका है। और उसका क्या इंपैक्ट रहेगा? क्योंकि लैंड के ऊपर ही हम लोग जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उनको अकर करते हैं। मैं आज सॉइल के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी मिट्टी है ना, इसके अंदर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और उनका भी हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है। लेकिन यह भी आपका धीरे धीरे जब डिग्रेड हो जाएगी, इसके अंदर जब किसी प्रकार की लाइफ प्रेजेंट नहीं होगी, तो यह भी हमें उतना प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं दे पाएगी, उतना क्या बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगी। और इसमें हम लोग सबसे ज्यादा इसी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो लगभग आपका पिछले कई सालों के अंदर 1.5 बिलियन हेक्टेयर एरिया क्या हो चुका है? डिग्रेड हो चुका है, और इससे 1.2 बिलियन पीपल आपके क्या हो चुके हैं? इंपैक्ट हो चुके हैं। और अगर हम आगे बात करें तो लगभग आपका 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जो कि आपका मोर देन, अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका से साइज के इक्विवेलेंट कह सकते हो, या फिर हम रशिया की बात करें तो उसके इक्विवेलेंट साइज एरिया भी हम कह सकते हैं कि वो आपका क्या हो चुका है? डिग्रेड हो चुका है। और लगभग हर साल 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया लगातार डिग्रेड होता चला जा रहा है, यानी कि आपका खराब होता चला जा रहा है। और ये एरिया और भी इंक्रीज हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। और अगर हम बात करें तो यहां पर मैंने अभी जो आपको बताया था कि जॉन रॉकस्ट्रॉम के द्वारा 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज दी गई थी। ये 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज क्या हैं, इनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे यहां पर बायो जियोकेमिकल फ्लो है। बायो जियोकेमिकल फ्लो का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग नाइट्रोजन और फास्फोरस साइकिल को देखते हो। नाइट्रोजन और फास्फोरस साइकिल का मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम के अंदर हम लोग नाइट्रोजन का यूज बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हैं, फास्फोरस का यूज बढ़ा चुके हैं, जिससे आपकी सॉइल पॉल्यूट हो रही है, एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, और
वाटर भी आपका पोल्यूट होता जा रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें तो इससे आपका वाटर की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है वाटर अगर लगातार धीरे धीरे डिक्रीज होगा, वाटर अगर पोल्यूट होगा तो वो आपकी सॉइल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, क्योंकि सॉइल और वाटर का एक ऐसा रिलेशन है जिससे वो आपकी आने वाली बहुत सारी जनरेशंस को क्या करता है, आपका जन्म देता है या फिर उन जनरेशंस के लिए या उन स्पीसीज के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम दूसरी बात करते हैं तो फ्रेश वाटर चेंज, बिल्कुल जो हमारा ग्रीन वाटर या ब्लू वाटर है, ब्लू वाटर जो आपका एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, और ग्रीन वाटर जो कि आपका सॉइल के अंदर रूट जोन में प्लांट जिसको यूज करता है अपने अपटेक के लिए, वो वाटर लगातार क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है या फिर डिप्लीट होता जा रहा है या फिर खराब भी होता जा रहा है। उसमें से काफी पानी ऐसा है जो हमारा खराब हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है। फिर हम बात करें तो लैंड सिस्टम चेंज, लैंड सिस्टम चेंज का मतलब है कि फॉरेस्ट एरिया लगातार डिक्रीज हो रहा है, और फॉरेस्ट एरिया अगर डिक्रीज होगा तो आप लोग भी जानते हैं कि मेजर हमारी जो स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं वो आपके इन्हीं फॉरेस्ट एरियाज के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं, तो वहां से आपकी स्पीसीज का एक्सटेंशन हो रहा है। और उसी के साथ में बायोस्फीयर इंटीग्रिटी जिसकी हम बात कर रहे थे कि लगातार हमारी जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, तो बोला जाता है कि 1 मिलियन स्पीसीज के ऊपर 10 स्पीसीज अगर आपकी कहीं ना कहीं विलुप्त होती हैं, एक्सटिंक्ट होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लिमिट 10 से ऊपर बहुत ज्यादा चली जा चुकी है। लगभग अगर हम पिछले 150 सालों के अंदर बात करें तो 10% स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, चाहे वो प्लांट की हो या फिर एनिमल्स की हो, तो उससे भी आपका बहुत बड़ा डाइवर्सिटी लॉस हमारा हो रहा है, जिसकी वजह से आपका अगेन मैं बोलूंगा कि डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है, और ये कह सकते हो कि हमारे आने वाले टाइम के लिए ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा बना चला जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करें तो आपका क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के अंदर क्योंकि आप लोगों को पता है रेडियो एक्टिव जो आपकी इंटीग्रेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती चली जा रही हैं, और जिसका भी इंपैक्ट हमारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी है, हमारे एनवायरमेंट के ऊपर भी है, इकोसिस्टम के ऊपर भी है, सॉइल के ऊपर है, प्लांट के ऊपर है, और इसी के साथ में नोवल एंटिटीज, ये क्या होती हैं, ये आपकी ह्यूमन यानी कि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर आपका ह्यूमन जो प्रोड्यूस वेस्ट होता है जिसको हम माइक्रोप्लास्टिक की फॉर्म में जानते हैं, या फिर हमारा और भी जो ह्यूमन वेस्टेज है उनको आपका उनकी वजह से लगातार आपका यहां पर क्या होता चला जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में ये सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए बनता चला जा रहा है, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये दो एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आपका ह्यूमन डायरेक्टली इसके अंदर अंगल्फ होता जा रहा है और ज्यादा इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता जा रहा है, इसको रोकने की कोशिश बहुत कम हो रही है। और इसके बाद में 3 आपकी ऐसी हैं जो कि अभी सेफ लिमिट में है, जैसे कि एक तो ओशियन का एसिडिफिकेशन, आपको पता है ओशियन यानी कि समुद्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, खारे होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, सैलाइन वाटर होता है उसके अंदर, लेकिन उसका एसिडिफिकेशन होना वो अगर जिस दिन हो गया, और साथ में एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग जो है आपका यानी कि एरोसोल्स यानी कि जो माइक्रो पार्टिकल्स आपके एयर के अंदर हम लोग देखते हैं उनकी अमाउंट अगर बढ़ गई, प्लस में आपका स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि जो ओजोन का डिप्लीशन अगर बहुत ज्यादा उस लेयर से अगर अप चला गया, तो उस केस में ये 9 बाउंड्रीज जो हमारी यहां पर क्रिएट की गई हैं, इन बाउंड्रीज को हम लोग ब्रीच कर देंगे, और उस टाइम पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। आज हम जिस भागदौड़ के अंदर चले जा रहे हैं, जिस पैसे की तरफ हम लोग भाग रहे हैं, और उसी पैसे की अंधाधुंध में हम लोगों ने जो हमारे नेचर है, जो हमारा बायोडायवर्सिटी है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसको हमने पूरा खराब कर दिया है, और हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में इससे क्या इंपैक्ट हो सकता है। हम लोगों को यह देखना पड़ेगा, अगर हमने अभी इसके तरफ फोकस नहीं किया तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा लॉस हमें देखने को मिलेगा, बहुत बड़े चेंजेस हमारे सिस्टम के अंदर देखने को मिलेंगे, और उस टाइम पर हमें बदलना पड़ेगा, मजबूरी से हमें ये कह सकते हो कि आपको यहां पर फोकस जो है चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, तो फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर में आप लोग देख सकते हो कि लगभग आपका 60% ग्लोबल फॉरेस्ट कवर जो है अभी बचा है, जो कि आपका कितना होना चाहिए था, फ्रेश आपकी यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट होनी चाहिए थी 75%। तो मैंने अभी बताया था कि आपका फॉरेस्ट एरिया क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। 90% जो डिफॉरेस्टेशन है वो किसकी वजह से हो रहा है, पहला आपका है क्रॉपलैंड एक्सपेंशन की वजह से, खासकर आपका एशिया और अफ्रीकन जो यहां पर कॉन्टिनेंटल रीजन है, इनमें मेजर कारण है कि जो क्रॉपलैंड एरिया हमारा एग्रीकल्चर हम लोग जो बढ़ता चला जा रहा है उसकी वजह से। और दूसरा है एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक के अंदर हम लोग लाइव स्टॉक जो ग्रेजिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, पास्चर लैंड एज यूज करते हैं, तो उनकी वजह से भी आपका क्या हो रहा है,
लाइफ स्टॉक की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, और ये मेजर डोमिनेंट है आपका साउदर्न अमेरिका के अंदर। तो मेजर ये कह सकते हो कि हम लोग जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, आप लोगों ने पता होगा कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो होती थी उसमें जैसे हम लोग बात करें तो आपने देखा होगा कि हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग जिसको बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जंगलों को काटकर हम लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया, और आज प्रेजेंट टाइम में ह्यूमन एग्जिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, अर्बनाइजेशन को बढ़ाने के लिए हमने एग्रीकल्चर लैंड को तो वहां पर कवर कर लिया, और फिर हम एग्रीकल्चर करने के लिए फॉरेस्ट एरिया को लगातार डिक्रीज करते चले जा रहे हैं, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी फूड को भी डिमांड को कंप्लीट करना है ना। तो हमारी जो सस्टेनेबिलिटी होती है, अब देखो आपको एक बात पता होना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी के तीन मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, तीन मेन प्रिंसिपल होते हैं, और वो क्या होते हैं? सबसे पहला प्रिंसिपल होता है कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो फ्रेंडली एक्टिविटीज होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी सस्टेनेबल हम लोग आपका एक्टिविटीज करते हैं तो एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है जी इकोनॉमिक वायबल। इकोनॉमिक वायबल का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट है, अगर हमारी नीड अगर कंप्लीट नहीं हो पाई तो ऑब्वियस सी बात है वो भी हमारे लिए क्या होगा? नुकसान होगा। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली, इकोनॉमिक आपका वायबल होना चाहिए। और प्लस में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जो आपका जैसे सोशली जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों चीजों के लिए हमारा यहां पर बैलेंस जब तक मेंटेन नहीं होगा तब तक सस्टेनेबल हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अच्छी डेवलपमेंट होती है जिसकी तरफ ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज फोकस नहीं कर रही है, जैसे कि हमारा इंडिया। हम क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट के चक्कर में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को लगातार डिप्लीट करते चले जा रहे हैं। तो हमारे जो तीनों फैक्टर हैं, हम यहां पर मेजर इस पर फोकस करते हैं या इस पर फोकस करते हैं, लेकिन हमारी जो ये एक्टिविटीज हैं इसको हम लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। हां, आजकल सरकारों की तरफ से फोकस आता है, ध्यान आता है, लेकिन ये काफी हद तक बदलाव इसमें आया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कितना इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। फिर है 80% एग्रीकल्चरल इंपैक्ट, तो इसमें डिफॉरेस्टेशन है, और आपका यहां पर 70% जो ग्लोबल फ्रेश वाटर यूज है वो हमारा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे हम प्रेजेंट टाइम में अगर राइस की बात करें तो आपको पता है लगभग आपका 4000 से 5000 लीटर, या मिनिमम भी अगर हम बात करें तो 3 से 4000 लीटर पानी 1 किलोग्राम राइस को प्रोड्यूस करने के लिए आपका यूज होता है। तो ये हमारा जो राइस एंड व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम है, इसकी वजह से इंडिया के अंदर सबसे बड़ा इंपैक्ट ये आपका यूज हो रहा है। आप सोच के देखो कितनी ही बड़ी ग्लोबल कंट्रीज हैं और वो आपका इंडिया से राइस को क्या करती हैं? इंपोर्ट करती हैं, यानी कि इंडिया से राइस को मंगवाया जाता है, और हम लोग सोचते हैं कि हमने इंपोर्ट को बढ़ाकर इस देश की इकोनॉमी को आपका कंट्रीब्यूट किया है। बिल्कुल अच्छी बात है, इकोनॉमी को तो हमने स्ट्रांग बना लिया, लेकिन जो हमारा एनवायरमेंट था, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो आपका पानी था, वो हमारा लगातार डिप्लीट होता चला जा रहा है। और खासकर अगर हम बात करें तो आज प्रेजेंट टाइम में जो एमएसपी यहां पर हम बात करते हैं, तो एमएसपी जो आपका डाइवर्सिफिकेशन की तरफ फोकस होना चाहिए था, उसको सरकारों की वजह से ही वो 2 क्रॉप के ऊपर लिमिट रहकर आपका सीमित रह गया है, और जिसकी वजह से किसान भी मजबूर हैं आपका उन्हीं राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहने के लिए। तो अगर हम आज भी इस चीज को बदलाव नहीं लेकर आते हैं, बाकी क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन की तरफ नहीं लेकर जाते हैं, तो आने वाले टाइम में इसका भयंकर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इसी की जरूरत है हमें बदलाव करने की। प्लस में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका पार्ट है कि सॉइल डिग्रेडेशन इनविजिबल बट क्रिटिकल। मतलब यहां पर क्या है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है एक बार देखते हैं। तो इकोसिस्टम जो आपका है यहां पर, उसमें कितना बड़ा लॉस हो रहा है? तो लगभग आपका 6 से लेके 10 यानी कि 6 से 10 ट्रिलियन डॉलर का लगभग आपका यहां पर ग्लोबली नुकसान हो रहा है। प्लस में अगर हम बात करें तो फूड सिक्योरिटी, आज तो हम लोग एक बेटर प्रोडक्शन करने के लिए इन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में सस्टेनेबली इनको प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। आने वाले टाइम में ये हमारे लिए एक थ्रेट बनकर सामने आएगा। और जो हमारा एरिया है, क्योंकि आप लोग आज भी देखते हो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर पानी अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल होता था, लेकिन आज वो डिप्लीट होता चला जा रहा है। आप पंजाब और हरियाणा का एग्जांपल ले सकते हो। आज पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर जो ग्राउंड वाटर टेबल है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, वो लगातार डिप्लीट होता चला जा रहा है। और यही स्थिति रही तो आने वाले समय के अंदर ये प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और फिर हम लोग राइस व्हीट तो छोड़िए, जो हमारी नॉर्मल हमारी खुद की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी कंप्लीट करना
डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो डिग्रेडेड सॉइल एंड ट्री शोज एज 20% डिक्लाइन इन द CO2 एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सिंस 2015। मतलब क्या है, आपकी सॉइल की डिग्रेड होने की वजह से और ट्रीज के कट होने की वजह से लगभग आपका 20% का जो एब्जॉर्प्शन होना था, ज्यादा होना था CO2 का, वो डिक्रीज हो चुका है। यानी कि CO2 एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो चुका है, यानी कि ये इंक्रीज होना चाहिए था। जितना CO2 एब्जॉर्प्शन होगा प्लांट्स के द्वारा या सॉइल के द्वारा, क्योंकि सॉइल भी आपकी CO2 को एब्जॉर्ब करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सॉइल के अंदर जो माइक्रोबियल आपकी एक्टिविटीज होती हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लस में अगर हम बात करें तो आपके ट्रीज, क्योंकि ये तो CO2 मेजरली एब्जॉर्ब करते ही हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज के लिए। तो हम लोगों ने लगातार इनका इनका जो है डिप्लीशन किया है, इनको कट किया है, और इसकी वजह से आपका यहां पर क्या हुआ है, एनवायरमेंट को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। CO2 का कंसंट्रेशन का एनवायरमेंट के अंदर बढ़ गया है। तो हम लोग जिसकी कार्बन क्रेडिट लिमिट, आज इसकी बात करते हैं, आगे हम कभी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है। सॉइल होस्ट 25% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, तो आपकी लगभग 25% बायोडाइवर्सिटी सॉइल में अवेलेबल है। और आपका अगर हम एंथ्रोपोजेनिक CO2 एक्टिविटीज की बात करते हैं, जो हमारा ह्यूमन के द्वारा, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कि ह्यूमन के द्वारा की जाती है। तो ह्यूमन प्रोड्यूस्ड जो CO2 है, उसका लगभग आपका 1/3 जो है वो CO2 का एब्जॉर्प्शन सॉइल के द्वारा किया जाता है। तो आप ये समझ सकते हो कि हमारी मिट्टी कितना बड़ा कंट्रीब्यूट करती है। यही मिट्टी है जिससे हम लोग प्लांट्स को या आपके फूड को ग्रो करवाते हैं। यही सॉइल है जिसके ऊपर आपके पास्चर्स डिपेंडेंट है। यही सॉइल है जिसके ऊपर हम लोग लिव करते हैं, रहते हैं। यही सॉइल है जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। यही सॉइल है जिसके अंदर बहुत सारी आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटीज अगर करती हैं, जिसके ऊपर हमारी लाइफ बैलेंस्ड होती है। और यही सॉइल है जिसके ऊपर हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो इस सॉइल का अगर डिग्रेडेशन होगा तो अंत भी हमारा बुरा होने वाला है। प्लस में अगर हम बात करें तो आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं, वो ये कि क्लाइमेट चेंज और लैंड डिग्रेडेशन जो है, इसका क्या इंपैक्ट होता चला जा रहा है। तो लैंड यूज हमारा लगभग, अगर हम बात करें तो उसके अंदर 23% क्या है कि लगभग हम लोग जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं, या जो आपके लैंड के ऊपर कोई भी हम लोग नॉर्मली जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं, तो उससे आपका 23% ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है। जिसमें कि हम बात कर सकते हैं CH4 यानी कि मीथेन की बात कर सकते हैं, आपका जो है नाइट्रेट की बात कर सकते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की। फिर हम बात करें तो डिफॉरेस्टेशन और सॉइल डिग्रेडेशन जो है वो आपका क्या कर रहा है, यहां पर कार्बन सिंक जो है आपका सॉइल के द्वारा, उसको डिक्रीज करता चला जा रहा है। और एक्सट्रीम वेदर इवेंट मतलब जैसे कि ड्रोट हो गया, फ्लड हो गया, इसकी वजह से भी सॉइल बढ़ रहा है। क्योंकि देखो अब यहां अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से क्या होता चला जा रहा है, हमारा जो क्लाइमेट है वो भी चेंज होता चला जा रहा है। आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट आपकी वेराइटीज को प्रोड्यूस करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन क्लाइमेट रेजिलिएंट एक्टिविटी करने का कोई फायदा नहीं है जब तक हम लोग अपनी प्री एग्जिस्ट एक्टिविटीज में कोई बदलाव नहीं लेकर आते हैं। आज हम प्रेजेंट टाइम में जो आपकी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको हमें फोकस करना पड़ेगा कि उनमें किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटी आपके एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेड कर रही है, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जो आपका उनको जो है डिप्लीट करती चली जा रही है, उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। वरना एक सस्टेनेबल जो हमारा गोल है ना, वो धरा का धरा रह जाएगा और फिर हम आने वाले टाइम के लिए फूड, पानी इनके लिए तरसेंगे। तो ये आपका ह्यूमन एग्जिस्ट को सबसे बड़ा खतरा होगा। अब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर नेक्स्ट आपका है फ्रेश वाटर रिसोर्स। तो फ्रेश वाटर रिसोर्स अभी कितने प्रेजेंट है, क्या इसकी स्थिति है, तो लगभग आपका 3% ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर, मोस्टली इन द आइस कैप और ग्राउंड वाटर। आपका लगभग अगर अर्थ के ऊपर हम जितना भी पानी अवेलेबल है, उसका 3% पानी ही पीने के लिए है, या फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। और वो भी आपका या तो आइस ग्लेशियर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, या आपका ग्राउंड वाटर के अंदर प्रेजेंट है। और ग्राउंड वाटर आपको पता है डिप्लीट होता चला जा रहा है। फिर हम बात करें तो 18.2% ग्लोबल लैंड फेस द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द सरफेस वाटर फ्लो। जो आपका सरफेस वाटर फ्लो है, यानी कि नदियों के अंदर, झीलों के अंदर, तालाब के अंदर, वो भी आपका लगभग 18% क्या हो चुका है, ग्लोबल लेवल पर रिड्यूस हो चुका है। और सॉइल मॉइस्चर की बात करें तो लगभग 15.8% में क्या हो चुका है, आपका डिप्लीशन हो चुका है, डिक्रीमेंट हो चुका है। और इसी प्रकार से 47% एक्वाफर जो है वो भी आपके डिप्लीट होते चले जा रहे हैं। और 47% एक्वाफर का मतलब है कि जो ग्राउंड वाटर आपका पानी प्रेजेंट है, 50%, लगभग 47%, यानी कि आपका 50% के पानी लगभग क्या हो चुका है, डिप्लीट हो चुका है। अब आप पानी कहां से लाओगे? क्या बिना पानी आपका एक दिन छोड़िए 1 घंटा भी
संभव है? नहीं। और फिर हम बात करते हैं कि 50% ऑफ मेजर रिवर आपकी डैम की वजह से क्या होती चली जा रही है? डिसरप्ट होती चली जा रही है। तो जो डैम हम लोग बना रहे हैं, इन डैम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए, और तीसरा हमारा होता है कि वहां पर हम लोग जो है उसको फिशरीज प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकें। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में उसकी वजह से क्या होता चला जा रहा है कि हमारा जो आपकी रिवर्स हैं उनके अंदर जो फ्लो है वो आपका इंटरप्ट हो चुका है। वाटर आपका जो आगे जाना चाहिए था वो मूवमेंट बंद हो चुकी है। तो वहां जहां भी उसके ऊपर डिपेंडेंट जो लाइफ आपकी डिपेंड थी, जो सोइल उसके ऊपर डिपेंड थी, वहां तक पानी नहीं पहुंचेगा तो ऑल ओवर लैंड फिर आपका डिग्रेड होने का एक मेजर कारण बनेगा। तो आप इन बातों को समझिए। और इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका पार्ट है कि एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो जो हम नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आज फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में यूज करते हैं, आज आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा 4:3:1 ये एक आपका रिकमेंडेड रेशियो है आपके देश के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर हमारा क्या है, इस फॉर्मेट के अंदर एनपीके का यूज होना चाहिए। पीके जो आज प्रेजेंट टाइम में यूज किया जाता है वो लगभग आपका 7:4:1 के समथिंग है, यानी कि हमारा जो नाइट्रोजन का यूज है वो आपका काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और अगर हम फास्फोरस की बात करें तो वो भी हमारा बढ़ चुका है। तो यहां पर जो सेफ लिमिट थी 62 आपकी यहां पर टेराग्राम जो है नाइट्रोजन के लिए और 6.2 टेराग्राम आपका यहां पर फास्फोरस के लिए, उन सेफ लिमिट को हम लोग बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर क्रॉस कर चुके हैं। और इसकी वजह से आपका यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा आपके जो वाटर रिसोर्सेस होते हैं इनके अंदर काई जम जाती है, पूरा वाटर आपका पॉल्यूट हो जाता है। और इसकी जो वाटर के अंदर लाइफ होती है, जो आपकी फिश होती हैं या फिर जो आपकी यहां पर ये कह सकते हो कि यहां पर जो लाइफ साइकिल होता है वो पूरा इकोसिस्टम इंबैलेंस हो जाता है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है और इसको हम लोग बाद में किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी ये भी एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का सबसे बड़ा मेजर कारण है, सबसे बड़ा मेजर लॉस है। जो हमारे गांव के अंदर पोंड होते थे, झील होती थी, तालाब होते थे, वो अभी इसी वजह से मेजरली खराब हुए हैं। क्योंकि ये जो आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस है ये इस एल्गी की ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल रीजन होता है। और इसकी वजह से पूरा का पूरा एरिया आपका कवर हो जाता है, वहां पर आपका प्रॉपर लाइट नहीं पहुंच पाती है अंदर, और जिसकी वजह से लाइट और ऑक्सीजन का एक प्रॉपर यहां पर बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाता है और नीचे जो पानी के अंदर लाइफ है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और पानी आपका पॉल्यूट हो जाता है। यही मेजर रीजन है कि यहां पर ये पानी की जो वाटर बॉडीज, लोकल बॉडीज होती थी, उनको हमने खत्म किया है इन एक्टिविटीज की वजह से। क्योंकि आपका जो नाइट्रोजन और फास्फोरस हम लोग खेतों में अप्लाई करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि वो हमने खेतों में अप्लाई किया था, वो यहां पर कैसे आ गया? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो पानी आपका बारिश के दौरान बह के आता है तो वो कोई भी ऐसी एरिया में जाएगा जो आपका पास में किसी भी प्रकार से लोकल या फिर आपका स्टोर्ड जो आपका पोंड होता है उसके अंदर, तो वहां पे जब बह के वो पानी के साथ आपका नाइट्रोजन फास्फोरस जाता है तो उसके अंदर जब कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती है तो वो इस चीज को जन्म देता है, इस एल्गी की ग्रोथ को फोकस करता है और उससे आपका वाटर पॉल्यूट होता है। फिर अगर हम बात करें यहां पर नेक्स्ट, तो की पॉइंट्स आपके अभी क्या है, तो इसमें मेजर की पॉइंट है कि 46% ऑफ अर्थ लैंड जो है आपका यहां पर ड्राईलैंड कैटेगरी में आता है और लगभग आपका 75% जो ड्राईलैंड है वो कहां पर अकर करता है? अफ्रीकन रीजन में अकर करता है। और यहां एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो आपका ड्राईलैंड एरिया है वो लगभग आपका 1/3 ह्यूमिडिटी को क्या कर रहा है, वहां पर आपका एग्जिस्टेंस दे रहा है। तो अगर हम इस एरिया को अभी बचा नहीं पाए, अभी अगर इसके ऊपर फोकस नहीं किया तो आने वाले टाइम के अंदर ये पूरा आपका डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और प्लस में अगर हम बात करें तो 20% जो अर्थ लैंड है वो आपका यहां पर किसमें है? सवानास के द्वारा कवर्ड है, जहां पर भी अगेन आपका क्या कह सकते हैं कि क्रॉप एक्सपेंशन की वजह से वो एरिया लगातार क्या होता चला जा रहा है? डिक्रीज होता चला जा रहा है। और साथ में जो एफोरेस्टेशन हम लोग यहां पर क्या कर चुके हैं कि नहीं कर रहे हैं। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि जंगलों को दोबारा लगाना। तो ये जो एक्टिविटी है वो हमारी बहुत स्लो डाउन है, हमें जंगलों को दोबारा से तैयार करना पड़ेगा, हमें जो लैंड डिग्रेड हो चुका है उसको दोबारा रिकवर करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि एक बैलेंस लाइफ हमारी मेंटेन रहे। क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं, पॉल्यूशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्रॉप आपकी जो है कहीं ना कहीं हम एक्सपेंशन करते चले जा रहे हैं, सेम क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो इससे आपका लगातार लैंड डिग्रेड हुआ है, आपका एनवायरमेंट पॉल्यूट हुआ है, बायोडायवर्सिटी लॉस हुआ है और इसी के साथ में 10% ग्लोबल एरेबल लैंड जो है वो आपका वहां पर हम लोग क्या ग्रो करवाते हैं? 2018 का डेटा है जिसमें हम जीएम क्रॉप लगभग सोयाबीन, कॉटन और मेज जो ये आपका एरिया है इन मेजर 3 क्रॉप के अंडर में है। तो ये एरिया भी आपका जो जीएम क्रॉप्स के अंडर में है उसे भी आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि जीएम क्रॉप भी एक बड़ा कारण यहां पर बताया जा रहा है एग्रीकल्चर के अंदर कि इसको भी हमें क्या करना है? आपका रिड्यूस करना है, क्योंकि इसके
जिसकी वजह से भी आपकी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक बड़ा जो है, जब भी हम एनवायरमेंटलिस्ट की बात सुनते हैं या फिर हम किसी भी एक जो आपका एनवायरमेंट को लेकर कंसर्न पर्सन होता है, वो हमेशा जीएम क्रॉप को ना ग्रो करवाने की सलाह देता है। तो आज भी हमारे इंडिया के अंदर केवल एक ही क्रॉप है जो कि एज ए जीएम क्रॉप की फॉर्म में ग्रो करवाई जाती है। कौन सी है? आपकी कॉटन है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जो है इब्राहिम थीव और जॉन रॉकस्ट्रम, इन दोनों ने कुछ स्टेटमेंट दी है, दो इंपॉर्टेंट। पहला है कि रिवर्सिंग द लैंड डिग्रेडेशन इज एसेंशियल फॉर द टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, और दूसरा इन्होंने दिया है कि दिस इज ए इन्वेस्टमेंट इन रेजिलियंस द बेनिफिट फॉर और वेट कॉस्ट। मतलब क्या है कि अगर हम लोग वाकई में चाहते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट है वो सुधार कर सकें, या फिर हम चाहते हैं कि क्लाइमेट में जो बदलाव आ रहे हैं वो ना आए, तो हमें लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जितनी हम लोग वेजिटेशन को फोकस करेंगे, जितना हम लोग लैंड को फोकस करेंगे, उसको अगर इंप्रूव करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले टाइम के अंदर जो बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है उससे हम लोग बच सकते हैं। और जो क्लाइमेट के अंदर बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनको समझना। तो ये आपका पूरा एक पार्ट था जिसको हमें समझना पड़ेगा, और अगर हम आज फोकस नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट होगा। ये मैं बहुत काफी मतलब 2-3 दिन से इसको ट्राई करके और काफी अच्छे से इसको तैयार किया था। सोर्सेस भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। बाकी इसके अलावा मैंने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग के अंदर जो रिपोर्ट आई थी उसको भी मैंने पढ़ा था। तो यहां पर जरूरी है कि आप इन चीजों के ऊपर फोकस करो और इस प्रकार की वीडियोस को थोड़ा सा लाइक किया करो, शेयर किया करो, अपने दोस्तों के साथ भी बताया करो, ताकि उसका एक्सपेंशन जितना ज्यादा होगा उतना ही लोगों के बीच में अवेयरनेस आएगा। और जब अवेयरनेस आएगा तो हम शायद ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर फोकस हो पाएंगे जिनसे हम लोग इस पर जो आपका लॉस है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।